Hello everyone and welcome back to my channel Teaching Diary. This is part 4 of class 11th banking unit 3. So the topic for today is modes of creating charge on securities. So जब भी बैंक borrower को लोन देता है या क्रेडिट देता है, बैंक आस्क फॉर सिक्योरिटी, राइट? तो कोई भी सिक्योरिटी जो है हो सकती है, borrower जो है लैंड को एज ए सिक्योरिटी रखवा सकता है, then building, goods, share certificates, life policies, fixed deposit receipts, title deeds का मतलब documents, right, etc. ये सारी चीजें जो है बैंक एज अ सिक्योरिटी बोरोवर से मांग सकता है. नाउ व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ चार्ज ऑन सिक्योरिटीज? इस टॉपिक को हम आगे अभी पढ़ेंगे. So there are various methods of charging securities. First is lien, then pledge, hypothecation, mortgage, and assignment. What is lien? So it is a right to keep someone's goods until the money they owe is paid. इसका मतलब है कि बैंक क्या करता है, बोरोअर के गुड्स अपने पास रख लेता है until and unless बोरोअर सारा पैसा बैंक का वापस उसको ना कर दे. तो इट कैन बी जनरल लेन और इट कैन बी अ पर्टिकुलर लेन. व्हाट इज जनरल लेन? तो जनरल लेन का मतलब है कि इसमें बैंक जो है कोई भी प्रॉपर्टी बोरोअर की अपने पास रख सकता है जब तक बोरोअर जब भी बोरोअर लोन ले रहा है बैंक से, तो बैंक एज अ सिक्योरिटी एनी प्रॉपर्टी बोरोअर की अपने पास रख लेगा और वो तब तक बैंक अपने पास रखेगा जब तक बोरोअर सारे लोन का अमाउंट जो है रीपे ना कर दे बैंक को. दैट इज जनरल लेन. देन व्हाट इज पर्टिकुलर और स्पेसिफिक लेन? इसमें बैंक जो है वो कस्टमर की सिक्योरिटीज रखेगा. देखिए यहाँ पे रखा है, यहाँ पे. अच्छा, पहले हम जनरल लेन का एग्जांपल पढ़ लेते हैं. इसमें मैंने आपको क्या बताया था जनरल लेन में, कि बैंक जो है कोई भी प्रॉपर्टी जो है बोरोअर की रख लेता है एज अ सिक्योरिटी. तो जैसे बैंक कैन कीप अ कस्टमर सिक्योरिटीज और वैल्यूएबल्स. कोई भी कस्टमर की कोई भी सिक्योरिटी वैल्यूएबल अपने पास रख लेगा. व्हाट इज पर्टिकुलर लेन? पर्टिकुलर लेन में इसमें ये जो लेन है इट अप्लाइज टू स्पेसिफिक गुड्स, राइट? तो यहाँ पे बैंक क्या करता है, सिर्फ वो ही गुड्स अपने पास एज अ सिक्योरिटी रखेगा जिस पे बैंक ने कुछ एक्सपेंसेस जो है या सर्विसेज प्रोवाइड की. सो जैसे यहाँ पे देखिए स्कूटर रिपेयरर, अगर अगर हम स्कूटर रिपेयरर की बात करें तो वो जो भी स्कूटर रिपेयरर है वो स्कूटर अपने पास रख सकता है अनलेस एंड अनटिल जो भी ओनर है स्कूटर का उसने रिपेयर चार्जेस जो है स्कूटर रिपेयरर को पे कर नहीं करेगा. जब तक वो तब तक स्कूटर रिपेयरर अपने पास स्कूटर रख लेगा, राइट? सो यहाँ पे स्कूटर रिपेयरर यानी लेंडर. स्कूटर रिपेयरर कौन हुआ? लेंडर. और ओनर जो है स्कूटर का एक तरह से ये बोरोअर है, ठीक है? तो जो ये रिपेयरर है ये स्कूटर को रिपेयर कर रहा है और इसका बदले में वो क्या मांगेगा? रिपेयर चार्जेस मांगेगा. तो जब तक बोरोअर रिपेयर चार्जेस पे नहीं कर देता तब तक स्कूटर रिपेयरर अपने पास स्कूटर रख सकता है. सो यहाँ पे पर्टिकुलर लेन में आपको याद रखना है, यहाँ पे कौन से गुड्स वो रख सकता है? सिर्फ वो गुड्स जिस गुड्स के ऊपर एक्सपेंसेस जो है वो खर्च किए गए हैं. लेकिन जनरल लेन में एनी गुड्स कैन बी रिटेन्ड. अब बैंकर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करते हैं. जो बैंकर का लेन है वो पर्टिकुलर लेन नहीं है, जनरल लेन है. यानी बैंक अगर कभी भी एडवांस करता है लोन बोरोअर को तो बैंक कोई भी प्रॉपर्टी बोरोअर से डिमांड कर सकता है एज अ सिक्योरिटी. नाउ सेकेंड इज प्लेज. प्लेज का मतलब क्या है? प्लेज में क्या होता है कि वन पार्टी गिव्स गुड्स टू द अदर पार्टी एज अ सिक्योरिटी. तो बैंक को जो है बैंक लोन दे रहा है बोरोअर को और बोरोअर बदले में एज अ सिक्योरिटी कुछ गुड्स जो है वो बैंक के पास रखवा रहा है, राइट?
सो इस प्रोसेस को में देर आर टू पार्टीज. एक चीज और इसमें आपको ध्यान रखनी है, द पर्सन हु डिलीवर्स द गुड एज अ सिक्योरिटी इज कॉल्ड प्लेजर. तो यहाँ पे गुड्स कौन दे रहा है? बोरोअर दे रहा है. गुड्स एज अ सिक्योरिटी कौन रखवा रहा है? बोरोअर. तो बोरोअर को हम बोलेंगे प्लेजर. और बैंक क्या है? मनी लेंड कर रहा है, तो बैंक तो लेंडर हुआ, और बैंक को हम बोलेंगे प्लेजी. राइट. तो यहाँ पे देखिए लिखा भी है, द पर्सन टू हुम गुड्स आर डिलीवर्ड इज कॉल्ड प्लेजी. तो आप कंफ्यूज मत होइए, बैंक्स कौन है? लेंडर. और लेंडर को हम क्या बोलते हैं? प्लेजी. और बोरोअर कौन है? जो पैसा बोरो कर रहा है और बदले में अपने गुड्स रखवा रहा है, तो उसको हम बोलेंगे प्लेजर. तो प्लेजर जो है वो पैसे बोरो करता है और गुड्स देता है, और बैंक गुड्स लेता है. ठीक है, तो बैंक्स को बोलेंगे प्लेजी. राइट. वन मोर थिंग इज देयर, बेलमेंट. बेलमेंट का क्या मतलब है? ये टेम्परेरी एक पार्टी दूसरे, इट मीन्स डिलीवरी ऑफ गुड वन पर्सन टू अनदर फॉर सम पर्पस. ये रहा, ये पूरा आप इसको रीड कर सकते हैं. तो बेलमेंट मैं दोबारा बता देती हूँ. बेलमेंट क्या है? यहाँ पे दो पार्टीज हैं, ए और बी. तो ए जो है, बी जो है, वो किसी पर्पस के लिए अपने गुड्स ए को दे देती है. ए गुड्स ले रहा है, एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए ले रहा है, और वो जब पर्पस फुलफिल हो जाता है तो ए जो है वो गुड्स वापस बी को रिटर्न कर देती है. नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस, कमिंग बैक टू द टॉपिक, व्हाट इज प्लेजर, व्हाट इज, हु इज प्लेजी. तो प्लेजी हुआ बैंक. आपको बार बार मैं बोल रही हूँ, आपको याद रखना है, प्लेजी कौन है? बैंक. और प्लेजर कौन है? बोरोअर. नाउ प्लेजी जो है, प्लेज जो है, इट इज क्रिएटेड ओनली व्हेन गुड्स आर डिलीवर्ड बाय द बोरोअर टू द लेंडर. अब जो भी है प्लेज में, आपको पता है कि बोरोअर है अपने गुड्स जो है वो देता है बैंक को. ठीक है. अब ये जो डिलीवरी ऑफ गुड्स है, इट कैन बी एक्चुअल और इट कैन बी कंस्ट्रक्टिव. एक्चुअल डिलीवरी का मतलब है कि फिजिकली गुड्स जो है बोरोअर बैंक को देता है. जैसे गोल्ड दे दिया, गोल्ड ज्वेलरी बैंक के पास रखवा दी, फिजिकल डिलीवरी हो गई. कंस्ट्रक्टिव में फिजिकल डिलीवरी नहीं होती है, सिर्फ बैंक के पास क्या रखवा है? फिजिकली गुड्स मूव नहीं होते हैं, बट कंट्रोल बैंक को दे दिया जाता है. जैसे गोडाउन तो फिजिकली आप नहीं, अगर गोडाउन को एज अ सिक्योरिटी रखवाना है बैंक के पास बोरोअर ने, तो गोडाउन तो नहीं ऐसे फिजिकली आप मूव कर सकते फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. तो इसमें हम क्या करते हैं, कीज जो है गोडाउन की, वो बोरोअर बैंक को दे देता है. तो कीज आप दे रहे हो, यानी आप कंट्रोल दे रहे हो गोडाउन का, दैट इज कॉल्ड एज कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी. राइट. नो एडवांटेजेस ऑफ प्लेज. प्लेज के एडवांटेजेस क्या है? प्लेज मतलब क्या हुआ? जिसमें एक पार्टी गुड्स दे रही है दूसरे को एज अ सिक्योरिटी. देखिए प्लेज की डेफिनेशन भी यहाँ लिखी हुई है. प्लेज क्या है? इट मीन्स गिविंग गुड टू समवन एज अ सिक्योरिटी. एडवांटेजेस क्या है? कि अगर बोरोअर डिफॉल्ट करता है, अपना पैसा जो उसने लिया हुआ है बैंक से वापस नहीं कर पा रहा, तो बैंक क्या कर सकता है? गुड सेल कर सकता है. और बैंक, गुड्स किसके पोजीशन में? गुड्स बैंक के पास है, तो बैंक क्या कर सकता है? उन गुड्स को सेल करके अपना लोन अमाउंट रिकवर कर सकता है. बट पहले बैंक को ये नोटिस बोरोअर को भेजना पड़ता है इस चीज के लिए. फिर अगर कोई बोरोअर इंसॉल्वेंट हो जाता है, तो बैंक जो है वो गुड्स अगेन इंसॉल्वेंसी के केस में भी गुड्स सेल कर सकता है. नाउ राइट्स ऑफ अ प्लेजी. मैंने अभी आपको बताया प्लेजी कौन हुआ? प्लेजी हुआ बैंक. राइट. प्लेजी हो गया आपका बैंक. तो अगर प्लेजर, प्लेजर कौन हुआ? बोरोअर. अगर बोरोअर अपना लोन अमाउंट नहीं पे कर पाता, तो प्लेजी, प्लेजी मतलब बैंक के क्या क्या राइट्स हैं वो हमें पढ़ने. इन दैट केस बैंक क्या करेगा? सूट मतलब केस फाइल करेगा अगेंस्ट दी प्लेजर, अगेंस्ट दी बोरोअर. राइट. सो सबसे पहला तो आपका हो गया कि ही कैन फाइल द केस अगेंस्ट दी बोरोअर. देन सेकेंड, बैंक कैन ऑल्सो, बैंक मतलब प्लेजी, प्लेजी, प्लेजी क्या कर सकता है? प्लेजी जो है ही कैन, बैंक कैन सेल्स द गुड्स विच आर देयर इन हिज पोजेशन. अगर प्लेजर यानी कि बोरोअर
गुड्स रिपे अपना लोन अमाउंट रिपे नहीं कर पा रहा, तो बैंक कैन सेल द गुड्स आफ्टर गिविंग रीजनेबल नोटिस. ऑल्सो वन मोर थिंग, अब बैंक गुड्स सेल तो कर रहा है, अगर गुड्स का अमाउंट, गुड्स को बेच के जो अमाउंट आ रहा है वो इनसफिशिएंट है, यानी बैंक ने जब लोन दिया था वो दिया था 2 लाख रुपए का, और बैंक को जो गुड्स को बेच के जो पैसा मिला है वो मिला है 1,50,000. अभी 50,000 जो है वो इनसफिशिएंट है, पूरा पैसा नहीं रिकवर हो पाया. सो इन दैट केस बैंक क्या कर सकता है, अगेन क्लेम फाइल करेगा अगेंस्ट द बोरोअर कि मेरा 50,000 बैलेंस है जो अभी तक रिकवर नहीं हो पाया है एंड यू हैव टू पे इट. और दूसरी सिचुएशन आप ले लीजिए, लोन अगेन 2 लाख का है और उसको गुड्स को अगर लोन रिपे नहीं कर पाया बोरोअर, तो गुड्स को बेच के जो बैंक को पैसा मिला है वो है 3,50,000. तो 1,50,000 तो अब ज्यादा मिल गया, सरप्लस है. तो ये पैसा बैंक यानी कि प्लेजी वापस करेगा किसको, बोरोअर को, प्लेजर को. आफ्टर दिस प्लेजी यानी बैंक, मैं बार बार बोल रही हूँ, इसके बैंक के पास और भी राइट्स है. ड्यूटी है बोरोअर की, प्लेजर कौन हुआ, बोरोअर की, कि कोई भी अगर डिफेक्ट्स हैं जो गुड्स वो एज अ सिक्योरिटी बैंक के पास रखवा रहा है, तो ये ड्यूटी है बोरोअर की, प्लेजर की, कि वो सारे डिफेक्ट्स जो हैं बताए बैंक को. जो भी उसकी नॉलेज में जो भी डिफेक्ट्स हैं, इट इज हिज ड्यूटी टू इन्फॉर्म द बैंक एट द टाइम ऑफ डिपॉजिटिंग द गुड्स एज अ सिक्योरिटी. देन बैंक के पास राइट है कि कोई भी अगर डैमेज या कोई भी सफर हुआ है लॉस बैंक को बिकॉज ऑफ डिफेक्टिव टाइटल ऑफ द प्लेजर, तो बैंक जो है ये सारे डैमेजेस क्लेम कर सकता है बोरोअर से, प्लेजर से. राइट अगर सपोज जो बोरोअर है उसका टाइटल ही नहीं है, ही इज नॉट, ही हैज स्टोलन द गुड्स, है ना, अब वो ओनर तो है नहीं, गुड्स तो उन्हें चोरी किए थे और वो बैंक के पास एज अ सिक्योरिटी रखवा दिए. और अब अगर बैंक को लॉस हो रहा है बिकॉज ऑफ डिफेक्टिव टाइटल, तो बैंक के पास पूरा राइट है कि वो क्लेम फॉर डैमेजेस फाइल कर सकता है अगेंस्ट द बोरोअर. थर्ड, नाउ अगर in case of injury to the goods, he would have all such remedies that the owner of the good would have against them. तो अगर goods जो हैं वो if the goods are not in a good condition, कुछ defective हैं, damaged हैं, तो उस केस में बैंक के पास पूरी वो सारी रेमेडीज होंगी जो एक ओनर के पास होती है. देन कोई भी अगर बैंक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंडिचर कर रहा है, खर्चे कर रहा है, क्योंकि गुड्स को जो भी प्रिजर्व करने में कुछ एक्सपेंसेस लग रहे हैं, जैसे अगर गुड्स जो भी सिक्योरिटी एज अ सिक्योरिटी बैंक ने अपने पास रखे, अब वो गुड्स को बैंक गोडाउन में रख रही है और गोडाउन के जो है रेंट दे रही है, तो वो जो एक्स्ट्रा चार्जेस है वो भी बैंक जो है रिकवर कर सकता है अगेंस्ट दी फ्रॉम द प्लेजर, फ्रॉम द बोरोअर. ड्यूटीज क्या है प्लेजी की, प्लेजी की यानी कि बैंक की. बार बार मैं ये बोल रही हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो आपको, ये टर्म्स कंफ्यूजिंग है, प्लेजर कौन है, प्लेजी कौन है. प्लेजी हुआ बैंक, बोरोर हुआ प्लेजर. सो अब बैंक की क्या क्या ड्यूटीज है, बैंक की ड्यूटीज है कि उसको उतनी ही केयर गुड्स की लेनी चाहिए जो एक प्लेजर लेता है, जो बोरोअर लेता है. मतलब बैंक को उसी तरह गुड्स की केयर लेनी चाहिए जैसे एक ओनर अपने गुड्स की केयर लेता है. नंबर 2, बैंक को अनऑथराइज यूज के लिए गुड्स को कभी भी यूज नहीं करना चाहिए. राइट. थर्ड, इट इज द ड्यूटी ऑफ द बैंक कि ये गुड्स जो एज अ सिक्योरिटी अपने पास रखे हैं वो गुड्स बोरोअर को वापस कर दे जब भी बोरोअर अपना लोन अमाउंट रिपे कर देता है बैंक को. फोर्थ, अगर जो भी गुड्स बैंक ने एज अ सिक्योरिटी अपने पास रखे हैं उस गुड्स में कुछ एडिशन हुआ है, तो वो एडिशन भी जो है बोरोअर को वापस कर देना चाहिए अलोंग विद द गुड व्हेन द बोरोअर रिपेज द लोन अमाउंट टू द बैंक. जैसे यहाँ पे देखिए, अगर शेयर्स बैंक के पास रखवाए हैं एज अ सिक्योरिटी, तो जो उन शेयर्स पे जो डिविडेंड मिलता है, ये एडिशन हो गया डिविडेंड, तो जब बोरोअर रिपे कर देगा बैंक को, तो शेयर्स एज वेल एज dividend should be given back to the borrower. Right.
नाउ राइट्स ऑफ अ प्लेजर, प्लेजर मतलब बोरोअर, जिसने गुड्स बोरो किए और सॉरी जिसने लोन अमाउंट बोरो किया है और अपने गुड्स जो है वो डिलीवर किए एज अ सिक्योरिटी टू द बैंक, राइट। सो अगर बोरोअर जो है प्लेजर है वो रिपे नहीं कर पाता अपना गुड्स, ठीक है, तो उस केस में मैंने अभी आपको बताया था प्लेजी क्या करेगा कि वो गुड्स सेल कर देगा, लेकिन सेल करने से पहले बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसको नोटिस भेजना चाहिए प्लेजर को। तो रीजनेबल नोटिस मस्ट बी गिवन टू दी प्लेजर, ये राइट है प्लेजर का। ऐसे ही ना हो कि बैंक ने अपने आप ही बिना नोटिस भेजे गुड सेल कर दिए, इट शुड नॉट बी लाइक दैट। द बैंक शुड फर्स्ट गिव द नोटिस एंड द राइट टू रिसीव द नोटिस, it is a right of the pledgee to receive the notice from the pledgee, right? So pledger का ये right है कि pledger मतलब बोरोअर का ये राइट है कि उसको एक रीजनेबल नोटिस मिलना चाहिए बैंक से यानी प्लेजी से, नंबर वन। नंबर टू, ये नंबर वन था आपका, नंबर टू इसमें है कि राइट टू गेट बैक द प्लेज्ड गुड्स। अगर बोरोअर अपना पहला वाला केस क्या था कि ही फेल्स टू मेक्स द पेमेंट, फेल्स टू रिपे द लोन, राइट। सेकेंड वाला है when he makes the payment और when he repays the loan। तो अगर बोरोअर यानी कि प्लेजर अपने गुड्स रिपे अपना लोन रिपे कर देता है तो इसको राइट है कि उसको सारे अपने गुड्स जो हैं वापस मिल जाने चाहिए फ्रॉम दी बैंक, फ्रॉम दी प्लेजी। नंबर थ्री, तो अगर थर्ड में क्या है, अगर बोरोअर जो है यानी प्लेजर ही फेल्स टू रिपे द लोन, तो उस केस में हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि बैंक क्या करेगा, वो गुड्स जो है जो सिक्योरिटी एज अ सिक्योरिटी उसके पास थे वो उन गुड्स को सेल कर देगा। तो अगर गुड्स सेल करके बैंक को ज्यादा अमाउंट मिल रहा है, राइट, सरप्लस ज्यादा है, तो वो प्लेजर का राइट है, बोरोअर का राइट है कि जो भी सरप्लस है वो उसको वापस मिल जाना चाहिए, राइट। फिर प्लेजर का एक और राइट है कि उसको कोई भी एडिशन जो है वो भी वापस मिल जाने चाहिए जब वो अपना लोन अमाउंट रिपे कर देगा। जो मैंने अभी ऊपर डिविडेंड वाला एग्जांपल आपको बताया था ना कि शेयर्स के अगर उसने सिक्योरिटी रखवाए थे लेकिन डिविडेंड भी मिला है बैंक को उन शेयर्स के ऊपर, तो शेयर्स और डिविडेंड दोनों जो है बैंक को वापस कर देने चाहिए प्लेजर को, बोरोअर को, राइट। सो अगर कोई भी गुड्स में लॉस हुआ है, जो भी गुड्स बोरोअर ने रखवाए थे बैंक के पास और लॉस हो गया उन गुड्स में बिकॉज ऑफ मिस हैंडलिंग ऑन द पार्ट ऑफ द प्लेजी, ऑन द पार्ट ऑफ द बैंक, तो ये बैंक का सॉरी बोरोअर का राइट है। प्लेजर कौन हुआ, बोरोअर, कि ये जितने भी लॉस हुए हैं उसका कंपनसेशन उसको मिल जाना चाहिए। नाउ ड्यूटीज ऑफ द प्लेजर, ड्यूटीज ऑफ द बोरोअर, कि कोई भी अगर मटेरियल फैक्ट्स फॉल्ट्स है या कोई भी रिस्क है गुड्स में जो सिक्योरिटी एज अ सिक्योरिटी बैंक के पास दिए हैं, उसको वो सारे रिस्क फॉल्ट्स जो है डिस्क्लोज कर देने चाहिए। नंबर टू, कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंडिचर अगर बैंक यानी प्लेजी अगर कर रहा है इन ऑर्डर टू प्रिजर्व द गुड्स, देन इट इज द ड्यूटी ऑफ द प्लेजर यानी बोरोअर टू मीट सच एक्सपेंसेस। वो सारे एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस बोरोअर को यानी प्लेजर को, प्लेजी को देने चाहिए, राइट। और तीसरी ड्यूटी क्या है प्लेजर की कि अगर वो रिपे नहीं कर पाता है लोन तो प्लेजी यानी बैंक उन गुड्स को सेल कर देगा, और गुड्स को सेल करके भी अगर बैंक का लोन अमाउंट कवर नहीं हो पा रहा तो वो जो शॉर्टेज है वो किसको, शॉर्टफॉल या शॉर्टेज कुछ भी बोलो आप, वो किसको देनी चाहिए शॉर्टफॉल, प्लेजर को यानी कि बोरोअर को। देन कोई भी लॉस
अगर बैंक को हो रहा है, प्लेजी को हो रहा है, बिकॉज जो टाइटल था गुड्स का वो डिफेक्टिव था, तो बोरोअर यानी प्लेजर को वो ही इज लायबल टू कंपनसेट फॉर द लॉस। नेक्स्ट इज हाइपोथिकेशन। अब प्लेज और हाइपोथिकेशन में क्या डिफरेंस है? प्लेज में क्या होता है बेटा, गुड्स की पोजेशन जो है वो ट्रांसफर करी जाती है लेंडर को, बैंक को, लेकिन हाइपोथिकेशन में पोजेशन जो है वो बोरोअर के पास ही रहती है। ठीक है, पोजेशन जो है वो गुड्स आर नॉट ट्रांसफर्ड टू द बैंक। प्लेज के केस में क्या है, गुड्स जो हैं वो ट्रांसफर कर दिए जाते हैं एज अ सिक्योरिटी टू द बैंक, लेकिन हाइपोथिकेशन के केस में गुड्स जो हैं वो एज अ सिक्योरिटी दे आर नॉट ट्रांसफर टू द बैंक। पोजेशन जो है वो बोरोअर के पास ही रहती है। यही फर्क है प्लेज और हाइपोथिकेशन में। अब हाइपोथिकेशन की डेफिनेशन रीड कर लेते हैं, ये मैंने इधर लिखी हुई है। इट मीन्स क्रिएटिंग अ चार्ज और अ राइट इन फेवर ऑफ द बैंक on goods or related documents without giving possession of those goods to the bank, right? So borrower जो है वो गुड्स तो अपने पास रखता है, बैंक को सिर्फ राइट दे देता है उन गुड्स के ऊपर। पोजेशन किसके पास रहेगी? बोरोअर के पास, बैंक के पास नहीं होगी। बैंक के पास सिर्फ लीगल राइट होता है उन गुड्स के ऊपर, राइट? जैसे ये देखिए, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, कोई कंपनी है, वो लोन लेती है बैंक से बाय हाइपोथिकेटिंग इट्स रॉ मटेरियल। वो अपने रॉ मटेरियल जो है एज अ सिक्योरिटी लीगल राइट दे देती है उन रॉ मटेरियल्स के ऊपर। सिर्फ राइट जो है, लीगल राइट, वो ट्रांसफर करती है बैंक को, लेकिन रॉ मटेरियल के जो पोजेशन है वो कंपनी के पास ही रहते हैं। कंपनी कंटिन्यू करती रहती है, उन रॉ मटेरियल को यूज करती रहती है, और बैंक के पास सिर्फ लीगल राइट होता है। और लीगल राइट भी कब तक होता है? जब तक लोन जो है कंपनी वापस नहीं कर देती, राइट? नाउ कम्स द लास्ट टॉपिक, दैट इज मॉर्टगेज। मॉर्टगेज का क्या मतलब है? मॉर्टगेज में दो पार्टीज होती है, मॉर्टगेजर एंड द मॉर्टगेजी, राइट? अनदर टर्म इज मॉर्टगेज डीड। अभी एक एक टर्म हम पढ़ते हैं। मॉर्टगेज का मतलब होता है, एक तो ये इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए होता है, जैसे कि लैंड। ये प्रॉपर्टी, आप जो लैंड है आप मूव तो नहीं कर सकते, या हाउस है, ठीक है, तो लैंड या हाउस हो गया, इन इमूवेबल प्रॉपर्टीज के लिए मॉर्टगेज क्रिएट किया जाता है। इसका मतलब है आप एक इंटरेस्ट दे रहे हो, ठीक है, अगर आपको लोन लेना है तो आप कैसे लोन ले सकते हो? आप बैंक के पास गए, आपने बैंक से लोन लिया और बदले में एज अ सिक्योरिटी अपनी जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है यानी लैंड, वो एज अ सिक्योरिटी बैंक के पास रखवाई। सो दैट इज मॉर्टगेज। तो इट मीन्स गिविंग एन इंटरेस्ट, राइट? तो प्रॉपर्टी जो होगी वो एज अ सिक्योरिटी यूज हो रही है, एंड द पर्सन हु गिव्स द प्रॉपर्टी एज अ सिक्योरिटी, उसको हम बोलते हैं मॉर्टगेजर। मॉर्टगेजर कौन है? जैसे दो पार्टीज है, ए और बी। बी आपका बैंक है और ए बोरोअर है। तो ए ने बैंक से लोन लिया और बदले में अपनी लैंड एज अ सिक्योरिटी बैंक के पास रखवाई, तो ए को बोलेंगे मॉर्टगेजर, और बैंक जो लोन देता है उसको बोलेंगे मॉर्टगेजी, राइट? और ए कौन हो गया? मॉर्टगेजर, राइट? मॉर्टगेज डीड क्या है? जो लीगल डॉक्यूमेंट यूज किया जाता है टू क्रिएट मॉर्टगेज, उसको बोलते हैं मॉर्टगेज डीड। अब एक नेक्स्ट टर्म आती है, इक्विटेबल मॉर्टगेज। व्हाट इज इक्विटेबल मॉर्टगेज? सो यहाँ पे जो इक्विटेबल मॉर्टगेज में बेटा क्या है, बोरोअर क्या करता है, टाइटल डीड देता है, यानी कि प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स बैंक को देता है एज अ सिक्योरिटी, right? So here in equitable mortgage, what borrower is doing? Borrower is basically, अच्छा यहाँ पे एक मैंने और one more thing I have written here, just let me check. hmm it is not here.
ओके, लेट्स कंटिन्यू विद द टॉपिक. सो इक्विटेबल मॉर्टगेज में जब भी बोरोअर बैंक से लोन लेता है, वो अपने प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट, जिसको हम टाइटल डीड्स बोलते हैं, बैंक के पास रखवाता है एज अ सिक्योरिटी, राइट. सो लीगल जो ओनरशिप होती है प्रॉपर्टी की, वो बैंक के पास नहीं जाती है. ओनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी डज नॉट गो टू द बैंक. बैंक के पास क्या गए हैं? प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स गए. ओनरशिप रिमेन्स विद द बोरोअर. सो बोरोअर यहाँ पे क्या करता है, मॉर्टगेजर क्या करता है, जो डॉक्यूमेंट्स हैं प्रॉपर्टी के, वो बैंक के पास रखवाता है और प्रॉमिस करता है बैंक को कि अगर लोन रिपे नहीं मैं कर पाया टाइम से, तो इन दैट केस लीगल मॉर्टगेज जो है वो बैंक एग्जीक्यूट कर सकता है. अब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लीगल मॉर्टगेज एंड इक्विटेबल मॉर्टगेज? लीगल मॉर्टगेज में बेटा ओनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी वो भी बैंक के पास चली जाती है, लेकिन इक्विटेबल मॉर्टगेज में ओनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी बैंक के पास नहीं जाती, सिर्फ बैंक के पास डॉक्यूमेंट्स जाते हैं, प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स बैंक के पास जाते हैं एज अ सिक्योरिटी. तो इस केस में जब भी इक्विटेबल मॉर्टगेज होता है, यानी जब बोरोअर जो है बैंक के पास प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स रखवा रहा है, तो ओनरशिप बैंक के पास नहीं जा रही, बट बोरोअर ये प्रॉमिस करता है बैंक को कि अगर मैं लोन रिपे नहीं कर पाया, तो इन दैट केस बैंक लीगल मॉर्टगेज क्रिएट कर सकता है. यानी इन दैट केस बैंक जो ओनरशिप है प्रॉपर्टी की, वो बैंक के पास चली जाएगी अगर बोरोअर लोन रिपे नहीं कर पाया, राइट. इस केस में रजिस्ट्रेशन जो है इक्विटेबल मॉर्टगेज की कंपलसरी नहीं होती है, राइट. रजिस्ट्रेशन वैसे तो बेटर रहती है क्योंकि बैंक को सिक्योरिटी मिल एक एक्स्ट्रा सिक्योरिटी मिलती है, लेकिन बोरोअर की कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है रजिस्ट्रेशन करके, क्योंकि बैंक बोरोअर को स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन फीस पे करनी पड़ती है. बट रजिस्ट्रेशन इज नॉट कंपल्सरी, राइट. सो एग्जांपल देखिए इक्विटेबल मॉर्टगेज के, कि पर्सन ने क्या किया है, ये एग्जांपल मैंने लिखा हुआ है कि डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर्टी के घर के बैंक को दिए हैं. जब वो लोन ले रहा था, बैंक ने डॉक्यूमेंट्स अपने पास एज अ सिक्योरिटी रखे हैं, बट पर्सन कंटिन्यूज टू रिमेन द लीगल ओनर ऑफ द हाउस. बट कब तक? जब तक वो until and unless he fails to repay the loan. तो इसमें क्या किया है, पर्सन ने डॉक्यूमेंट्स लिखवाए हैं बैंक के पास, बट ही रिमेन्स द ओनर ऑफ द हाउस. लेकिन वो ओनर तब तक ही रहेगा, वो लेकिन अगर वो फेल कर हो जाता है, लोन रिपे नहीं कर पाता है, इन दैट केस तब बैंक विल बिकम द लीगल ओनर. एडवांटेजेस क्या है इक्विटेबल मॉर्टगेज के, कि इजी है, इनएक्सपेंसिव है. और सेकेंड पॉइंट की एक्सप्लेनेशन ये थोड़ा सा टेक्निकल लैंग्वेज में है, तो मैंने ये इजी लैंग्वेज में यहाँ लिखा है सेकेंड पॉइंट में, क्योंकि इक्विटेबल मॉर्टगेज में रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है. सो पब्लिक रिकॉर्ड्स में लोगों को ये पता ही नहीं लगता है कि ये प्रॉपर्टी जो है वो एज अ सिक्योरिटी बैंक के पास इसके डॉक्यूमेंट्स रखवाए गए, क्योंकि रजिस्ट्रेशन नहीं हुई होती है, तो लोगों को पता ही नहीं लगता है ये प्रॉपर्टी मॉर्टगेज है. और बोरोअर की जो मार्केट रेपुटेशन है वो भी इफेक्ट नहीं होती पब्लिकली. तो ये एक एडवांटेज है, क्योंकि लोगों की नॉलेज में नहीं आता कि ये प्रॉपर्टी जो है वो मॉर्टगेज है. देन mortgagee यानी बैंक gets the same right as are confirmed in case of legal mortgage. रिस्क क्या है इक्विटेबल मॉर्टगेज में? रिस्क काफी सारे. फर्स्ट पॉइंट आप बाद में रीड कर सकते हैं, मैं सिर्फ इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ. रीडिंग करूंगी तो अननेसेसरी वीडियो काफी लॉन्ग होगी. व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट, यू शुड अंडरस्टैंड व्हाट इज रिटन हियर. सो इसमें क्या होता है, रिस्क क्या है इक्विटेबल मॉर्टगेज में? अब देखिए, बोरोअर ने प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स बैंक के पास रखवा दिए, राइट, और लोन ले लिया बैंक से. अब बोरोअर क्या कर सकता है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन तो कंपलसरी है ही नहीं इसमें, तो बोरोअर चीट भी कर सकता है और दोबारा उसी प्रॉपर्टी पे, सेम प्रॉपर्टी पे किसी और बैंक के पास जाके, लेंडर के पास जाके लोन ले सकता है, ठीक है. और दूसरे बैंक के पास वो लीगल मॉर्टगेज करा सकता है उस प्रॉपर्टी पे. लीगल मॉर्टगेज का मतलब, नाउ पहले वाले पे तो उसने इक्विटेबल, सपोज लेट मी मेक इट वेरी क्लियर विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल. एक पर्सन है अमित, पहले मैं एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगी क्योंकि अदरवाइज आपको ये समझ नहीं आएगा. अमित है, वो बैंक
ए के पास गया, उसने इक्विटेबल मॉर्टगेज वहां से ट्रांजैक्शन की, यानी इसने बैंक ए से लोन लिया और अपने सिर्फ डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर्टी के बैंक ए के पास जो है वो उसको ट्रांसफर किए, तो उसको बोलते हैं इक्विटेबल मॉर्टगेज। उसने ओनरशिप जो है वो ट्रांसफर नहीं की। ओनरशिप इक्विटेबल मॉर्टगेज में ट्रांसफर नहीं होती, वो लीगल मॉर्टगेज में ट्रांसफर होती है। अब बैंक बी के पास गया बाद में जब, और फिर से लोन ले लिया, लेकिन अब उसने लीगल मॉर्टगेज करवाया, ठीक है। और लीगल मॉर्टगेज यानी कि अब उसने इस मॉर्टगेज को मॉर्टगेज के थ्रू बैंक बी को के पास जो ओनरशिप है ट्रांसफर कर दी है, और लीगल मॉर्टगेज जो है वो रजिस्टर्ड भी होती है, तो वो ज्यादा सिक्योर होती है, स्ट्रॉन्ग होती है देन एज इक्विटेबल मॉर्टगेज। तो अगर सेंडर सेकंड लेंडर यानी बैंक बी लोन देता है और उसने पुराने डॉक्यूमेंट्स नहीं देखे, राइट, तो जो लेंडर है गेट्स फर्स्ट राइट ऑफ ओवर द प्रॉपर्टी। तो बैंक बी जो है उसको उसका राइट ज्यादा होगा एज कंपेयर टू बैंक ए। बैंक बी का राइट ज्यादा है। तो आई एम रिपीटिंग दिस पॉइंट, अगर एक पर्सन जो है बैंक ए से लोन ले लेता है, इक्विटेबल मॉर्टगेज क्रिएट करता है, यानी कि डॉक्यूमेंट्स के टाइटल प्रॉपर्टी के जो डॉक्यूमेंट्स है वो ट्रांसफर करता है बैंक ए को, और उसके बाद बैंक बी के पास जाता है और लीगल मॉर्टगेज क्रिएट करता है। यहाँ पे वो लीगल मॉर्टगेज का मतलब क्या हुआ, वो रजिस्टर्ड भी कराता है उस मॉर्टगेज को और ओनरशिप ट्रांसफर कर देता है बैंक बी के पास। तो इस केस में जब बैंक बी लोन दे रहा था ए को, उसने डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं देखे और लोन दे दिया, बट बिकॉज ये लीगल मॉर्टगेज है तो बैंक बी का राइट जो है वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू बैंक ए, राइट। सो इसमें ज्यादा रिस्क कौन सा हुआ, बैंक ज्यादा रिस्क किस बैंक का है, जिसने इक्विटेबल मॉर्टगेज के थ्रू लोन दिया था अमित को, राइट। सो इसका रिजल्ट क्या हुआ, इवन दो द बैंक गेव द लोन अर्लियर, सेकेंड लेंडर जिसने लीगल मॉर्टगेज क्रिएट किया था, ही विल बी पेड इफ द प्रॉपर्टी सोल्ड। अगर अमित लोन रिपे नहीं कर पाता और प्रॉपर्टी सेल होती है तो किसको वो पैसा मिलेगा, बैंक बी को पहले मिलेगा। तो जो जिसने बैंक ए जो है, बैंक ए विल बी एट रिस्क, राइट। सेकेंड पॉइंट क्या है रिस्क का, कि अगर दो इक्विटेबल मॉर्टगेज क्रिएट किए गए, यानी अब अमित ही है, वो बैंक ए के पास गया, इक्विटेबल मॉर्टगेज करवाया और बैंक बी से भी इक्विटेबल मॉर्टगेज कराया। पहले वाले केस में क्या था, बैंक ए से इक्विटेबल मॉर्टगेज करवाया था और बैंक बी से लीगल करवाया था। अब इस केस में दोनों में ही वो क्या करवा रहा है, लीगल मॉर्टगेज, राइट। तो अब इस केस में क्या देखा जाएगा, प्रायोरिटी किसको मिलेगी, अगर अमित लोन रिपे नहीं कर पाता तो किसको पहले प्रॉपर्टी अगर सेल होती है तो किसको पहले पैसा मिलेगा, कौन से बैंक को मिलेगा, वो देखा जाता है कि किसने टाइटल, हु हैज द टाइटल डीड, किसके पास प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स हैं और किसने बहुत केयरफुली एक्ट किया है, राइट। सो अगर पहला वाला बैंक जिसने इक्विटेबल मॉर्टगेज क्रिएट किया था वो केयरलेस था, उसने डॉक्यूमेंट्स नहीं लिए प्रॉपर्टी के और बोरोवर को लोन दे दिया, ठीक है, और बोरोवर फिर बाद में उसने बड़ा स्मार्टली चीट किया, सेकंड बैंक बी के पास गया और सेम प्रॉपर्टी के जो डॉक्यूमेंट्स है वो बैंक बी को दे दिए, ठीक है, और बैंक बी ने वो लोन दे दिया अमित को बिना ये पता लगाए कि जो about the first mortgage which was created with bank A. So the second equitable mortgage create हुआ था through bank B, उसको पहले priority मिलेगी, जब भी प्रॉपर्टी सेल होगी तो पैसा पहले किसको मिलेगा, बैंक बी को मिलेगा। ओके, नाउ व्हाट इज ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, ये क्या बोलता है, नॉर्मली क्या होता है कि पहला जो मॉर्टगेज है उसको प्रायोरिटी मिलती है ओवर द लेटर मॉर्टगेज, लेकिन अगर फर्स्ट
मॉर्गेजी wrongful conduct, यहाँ पे पहले मैं रीड करती हूँ फिर मैं आपको बताऊंगी। ये देखिए, mislead another lender into advancing money, the law protects the later lender। नॉर्मली देखो, बैंक ए है एंड बैंक बी, एग्जाम्पल के थ्रू क्लियर होगा। अब नॉर्मली प्रायोरिटी जब भी बोरोअर रीपे नहीं कर पाता और प्रॉपर्टी सेल होती है, तो सेल प्रोसीड नॉर्मली किसको मिलनी चाहिए? बैंक ए को, जिसने सबसे पहले मॉर्टगेज क्रिएट किया था। लेकिन अगर पहला वाला बैंक कुछ ऐसा करता है, रॉन्गफुली कंडक्ट करता है, जिसकी वजह से बैंक बी जो है वो लेंडर बैंक बी बोरोअर को पैसा दे रहा है, इन दैट केस बैंक बी को प्रायोरिटी मिलेगी। यानी यहाँ पे देखिए, बैंक ए ने मॉर्टगेज की प्रॉपर्टी, अब बैंक ए की नेग्लिजेंस या फॉल्स रिप्रेजेंटेशन की वजह से बैंक बी ने बिलीव किया कि प्रॉपर्टी जो है वो मॉर्टगेज नहीं थी और लोन दे देता है वो बोरोअर को। तो इस सिचुएशन में बैंक ए विल लूज द प्रायोरिटी और बैंक बी को जो है वो प्रेफरेंस मिलेगी इन रिकवरिंग द मनी। सो व्हाट आर द राइट्स ऑफ अ मॉर्टगेजी? मॉर्टगेजी मतलब बैंक। तो फर्स्ट है राइट टू स्यू फॉर मॉर्टगेज मनी, राइट। अगर मॉर्टगेजर यानी बोरोअर पैसा नहीं दे पाता तो बैंक यानी मॉर्टगेजी को राइट है कि वो कोर्ट में केस फाइल करेगा अगेंस्ट दी मॉर्टगेजर। राइट ऑफ सेल ऑल्सो, तो अगर वो प्रॉपर्टी जो एज ए सिक्योरिटी रखवाई थी बोरोअर ने और पैसा नहीं दे पा रहा है, तो मॉर्टगेज प्रॉपर्टी जो है इट कैन बी सोल्ड एंड बैंक कैन रिकवर द मनी। राइट ऑफ पोजेशन, ठीक है, अगर इसमें कोई भी इंप्रूवमेंट हुई है प्रॉपर्टी, मॉर्टगेज प्रॉपर्टी में, तो मॉर्टगेज यानी बैंक का पूरा राइट है ओवर दैट एडिशन ऑल्सो, अनलेस एंड अनटिल कुछ एग्रीमेंट में कुछ और बोला गया हो। जैसे अगर कोई पर्सन है, उसने एक प्लॉट ऑफ लैंड एज अ सिक्योरिटी बैंक के पास रखवाया था एंड लेटर उसने, उस पर्सन ने क्या किया, उस लैंड के ऊपर घर भी बनवा लिया, तो बैंक की जो सिक्योरिटी है, अब उसमें सिर्फ प्लॉट ऑफ लैंड ही नहीं है, वो हाउस भी इंक्लूड होता है। राइट ऑफ फोरक्लोजर, इसका मतलब क्या है कि जो लेंडर बैंक है, मॉर्टगेजी है, वो कोर्ट को अप्रोच कर सकता है और परमानेंटली बोरोअर को जो है ही कैन स्टॉप फ्रॉम गेटिंग बैक द मॉर्टगेज प्रॉपर्टी। तो अगर बोरोअर रिपे नहीं करता लोन ऑन टाइम, तो बैंक जो है वो कोर्ट के पास जाता है और बोरोअर को स्टॉप कर देता है कि वो अपनी प्रॉपर्टी कभी भी बैंक से वापस क्लेम नहीं कर पाएगा। सो दीज आर दी राइट्स ऑफ mortgagee. Now, next topic is types of security. This I will cover in the next video. Thank you for watching the video. Please hit the like button, share and subscribe my channel. Thank you.